अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस नए नावल का आगाज़ करते हैं। सांप और चोर की बड़ी दहशत होती है, शायद इसलिए भी कि दोनों के पाँव नहीं होते। ये दबे पाँव आगे बढ़ते हैं और अपना काम करके खामोशी से वापस चले जाते हैं। वो भी दबे पाँव खामोशी से घर में कूदा था। मैंने पाएं बाग में कूदने की मखसूस धमक सुनी और पूरी तरह उस जानिब मुतवज्जा हो गया। वो आधी रात का अमल था और इस वक्त अगबी दीवार फलांग कर घर में कूदने वाले की नीयत किसी भी तौर ठीक नहीं हो सकती थी। मैं अपने घर के एक कमरे में कुछ तलाश कर रहा था। मज़कूरा कमरा पाएं बाग के नज़दीक ही था, इसलिए भी मुझे कूदने की खबर हो गई। इस रात मैं घर में अकेला ही था। दीगर अफराद खाना एक शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद गए हुए थे। मैं कमरे से निकल आया और खामोशी से उस सिमत बढ़ने लगा जिधर मैंने कूदने वाले के पाँव की मखसूस धमक सुनी थी। और फिर वो मुझे नज़र आ गया और इसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो अगबी दीवार के साथ चुपका खड़ा था। उसके अंदाज से जाहिर होता था कि वो वहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं रखता और यही बात मेरी उलझन का सबब थी। मैं इस वक्त एक संगी सुतून की आड़ में खड़ा था। वो पलटकर अगर मुझे देखना भी चाहता तो उससे कामयाबी ना होती। अलबत्ता मैं उसे बड़ी वजाहत से देख रहा था। उसकी उम्र 13-14 साल रही होगी। ये एक और काबिल गौर बात थी। इस उम्र के एक लड़के को मेरे घर के अकबी हिस्से में कूदने का शौक़ क्यों हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अगर वो कोई चोर वगैरह होता तो बंगले के अंदर पहुंचने के बाद वो यूं एक ही जगह खड़ा न रहता। उसकी आमद का कोई ना कोई तो मकसद होगा। मैंने उसकी जानिब बढ़ने का इरादा किया ही था कि उसके कदमों में जुम्बिश हुई। मैं रुककर उसका जायज़ा लेने लगा। उसने उचक्कर दीवार की मुंडेर को पकड़ा, फिर अपने जिस्म को ऊपर उठाने लगा। उसकी हरकत व सकनात से तो यही जाहिर होता था कि उसने वापसी का फ़ैसला कर लिया है। अगर वो यूँ खामोशी से रुखसत हो जाता तो मेरे जहन में इससे मुतालिक एक फांस सी चुभी रह जाती। मैंने सोचा कि आवाज़ देकर इसे रोक लूँ, मगर इसने मुझे जहमत देने से बचा लिया। उसने दीवार के ऊपर से झांककर बाहर का जायज़ा लिया और दोबारा पाएं बाग में उतर आया। इसके अंदाज से जाहिर हुआ बाहर इसके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, वरना वो बाहर कूद चुका होता। इस लड़के के बारे में मेरा तजस्सुस बढ़ता ही चला गया। फौरी तौर पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई इसके ताक़ुब में है, जिसे बचने के लिए वो मेरे बंगले में कूदा था, और ये कि बाहर उसके लिए अब भी ख़तरा है, यानी उसका ताक़ुब करने वाले ने पीछा नहीं छोड़ा। ये ख़यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन में गुजरे और मैं एक महफूज आड़ में रहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक बात तय थी कि वो लड़का किसी भी तौर मेरे लिए ख़तरनाक साबित नहीं हो सकता था। वो तो इन लम्हात में खुद किसी महफूज पनाहगाह के लिए तरसा हुआ था। मैं उसके अक़ब में 10 कदम के फासले पर पहुंचा तो तहकुमाना अंदाज में उसे पुकारा, ए कौन हो तुम? वो यूं उछला जैसे उसके कदमों में अचानक कोई ताकतवर बम फटा हो। बेसाख्ता उसने पलटकर हिरासा नज़रों से मुझे देखा। पाएं बाग में इतनी रोशनी मौजूद थी कि मैं उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात को जांच सकूं, और वहाँ मुझे खौफ और हिरास के सिवा कुछ दिखाई न दिया। मैंने उसके अंदाज से यह भी महसूस किया कि वो भागने का इरादा रखता था। लिहाजा कदरे नर्म और ठहरे हुए लहजे में मैंने उससे कहा, घबराओ नहीं, मुझसे तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने बेयकीनी से मुझे देखा, ताहम उसके खौफ और हिरास में खासी कमी आ गई। मैंने उसके नज़दीक जाकर पूछा, तुम किससे बचने के लिए यहाँ छुपे हुए हो? वो फारूकी के आदमी हैं, वो तामुल करते हुए सरासीमा लहजे में बोला। कौन फारूकी? मेरे अब्बू का दोस्त है, उसने बताया, मगर बड़ा ही कमीना और जलील शख्स है। उसकी ज़बान से जहर के छींटे उड़ रहे थे। मैंने सवाल किया, फारूकी के आदमी तुम्हारा ताक़ुब क्यों कर रहे हैं? फारूकी मुझे कत्ल करवाना चाहता है, वो दाएं बाएं देखते हुए खौफज़दा लहजे में बोला। ओह! मैंने एक तवील सांस खारिज की और इस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, शोएब। तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना मुनासिब नहीं, मैंने संजीदा लहजे में कहा, आओ मेरे साथ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने मेरे पीछे कदम उठा दिए। मैं इसे अपने साथ ही कमरे में ले आया, जहाँ इसकी आमद से कब्ल मैं कुछ ढूंढ रहा था।
मैंने इसे एक कुर्सी पर बिठाया और पूछा, वो कुल कितने अफराद हैं और उनके हुलिये कैसे हैं? सही तादाद का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, शोएब ने कमरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो इस जगह के बारे में मौजू या गैर मौजू होने का फैसला कर रहा हो। मुतमईन होने के बाद उसने मज़ीद कहा, मैंने सिर्फ 2 अफराद को देखा है और इनकी शक्लें आम कुंडों जैसी ही हैं। इसका मतलब है कि तुम इन्हें जानते या पहचानते नहीं हो। उसने मेरे ख्याल की तायीद की। मैंने पूछा, फिर तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि वो किसी फारूकी के आदमी है जो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं? वो नफ़रत आमेज़ अंदाज में बोला, वो घटिया इंसान पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है। तुम रहते कहाँ हो? गुलशन इकबाल में। वो इलाका तो यहाँ से खासे फासले पर है। मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। वो बोला, मैं इधर अपने एक दोस्त से मिलने आया था, वापसी में देर हो गई और फिर वो लोग मेरे पीछे लग गए। मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें गुच्चा देकर आपके घर में दाखिल हुआ हूँ। वो एक लम्हे को रुका, फिर नदामत आमेज़ लहजे में बोला, अंकल मुझे माफ़ कर दें, मुझे यूँ दीवार फांद कर आपके घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी जान बचाने के लिए, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे हालात की मजबूरी थी। मैंने उसका जुमला ख़त्म होने से पहले ही बात काट दी। बहरहाल तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं। मैं ज़रा बाहर का जायज़ा लेकर आता हूँ। उसने एक मरतबा फिर बेयकीनी से देखा। मेरे रवैये ने उसे यकीनन उलझन में डाल दिया होगा। इसे पुलिस के हवाले करने की बजाय मैं घर में बैठने की दावत दे रहा था। मैं शोएब को शिशोपन में मुब्तला छोड़कर घर से बाहर निकल आया। मैंने टहलने वाले अंदाज में अपने बंगले के आसपास एक चक्कर लगाया, मगर मुझे कोई मुश्तबा चेहरा दिखाई ना दिया और मैं वापस लौट आया। अगर वाकई कुछ लोग शोएब के ताक़ुब में थे तो फिर वो कहीं और निकल गए थे। ये बात भी यकीनी थी कि उन्होंने शोएब को मेरे घर में कूदते नहीं देखा था, वरना वो इतनी आसानी से उसका पीछा ना छोड़ते। घर की तरफ वापस आते हुए मेरे जहन में एक ये ख्याल भी उभरा कि मैंने शोएब को अपने खाली घर में तन्हा छोड़कर कहीं कोई गलती तो नहीं की। यह भी हो सकता था कि उसकी बयान करदा कहानी कोई स्टंट हो, वो मेरी हमदर्दियाँ हासिल करके कोई लंबा ही काम दिखाने का इरादा रखता हो। जब मैं घर पहुंचूं तो वो कीमती सामान के साथ गायब हो चुका हो। ये तमाम तर ख्यालात फितरी थे। आजकल चोरी चकारी के ऐसे ऐसे जज्बाती और अखलाकी तरीके वज़े कर लिए गए हैं कि देख और सुनकर अकल दंग रह जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों शोएब मुझे काबिल भरोसा लगा था। मैं इस सिलसिले में कोई अकली या मंतकी दलील नहीं दे सकता, बस मुझे यूँ महसूस हुआ था इसकी विपदा में दरोग कोई का उनसर शामिल नहीं। बहरहाल मैं जब घर में दाखिल होने के बाद शोएब वाले कमरे में पहुंचा तो मेरे एतबार को किसी किस्म की ठेस की बजाय तकवीत पहुंची। वो बड़ी शराफत से वहीं बैठा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा था जहाँ मैं उसे बैठा छोड़ गया था। अंकल, क्या आप इस घर में अकेले ही रहते हैं? शोएब ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। इसके सवाल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मोहताज ज़हन ने सोचा, कहीं वो इस दौरान में पूरे बंगले का अंदरूनी गश्त तो नहीं कर चुका। ये ख़तरनाक ख्याल था। मेरी वापसी पर उसूली तौर पर शोएब को सबसे पहले उन अफराद के बारे में पूछना चाहिए था जिनको चक्कर देने के बाद वो मेरे बंगले में कूदा था। इसके खिलाफ तवक्के सवाल ने मुझे पूरी तरह मोहतात कर दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, शोएब, तुमने ये सवाल क्यों किया? क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ से उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में गए थे? नहीं अंकल, मैं तो तब से यहीं बैठा हूँ, वो सादगी से बोला। अब इसका सारा खौफ व हिरास रुखसत हो चुका था। घर में पाई जाने वाली खामोशी और सन्नाटे से मैंने अंदाज़ा लगाया है। यह भी तो हो सकता है कि दीगर अफराद खाना इस वक्त सो रहे हों। हाँ, हो तो सकता है, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने जो महसूस किया वो आपसे पूछ लिया। जाहिर है आप भी गलत नहीं कह रहे, ये आपका घर है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे तो यही लगा जैसे आपके सिवा इस घर में कोई भी ना हो। तुम एक हसास और ज़हीन लड़के हो। मैंने सताइशी नज़र से शोएब को देखा। आज की रात मैं वाकई अपने घर में तन्हा हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए पूछ लिया, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटरनेस का इम्तहान दिया है और आजकल फारिग हूँ। इंटरनेस? मैं चौंका। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 13-14 से ज़्यादा का नहीं था और इस उम्र में इंटर का इम्तहान देकर फारिग हो जाना समझ में आने वाली बात नहीं थी। शोएब के जवाब ने मेरी हैरत में इजाफा कर दिया।
उसने आम से लहजे में बताया, अंकल मैं 19वें साल में हूँ, लेकिन सेहत और कद काठ के लिहाज से 14 साल से ज़्यादा का नहीं लगता। जो लोग मुझे जानते नहीं, इन्हें मेरी उम्र का सुनकर यकीन नहीं आता। आप भी इसीलिए बेतौबारी से मुझे देख रहे हैं। वो एक लम्हे को रुका, फिर अपनी हिप पॉकेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला, ठहरें, मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाता हूँ। वैसे इसी साल मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड भी बना है, लेकिन इस वक्त वो मेरे पास नहीं। आइंदा चंद लम्हात में उसने उम्र के हवाले से अपने दावे की तस्दीक कर दी, तो मैंने उसे बाहर की सूरत हाल के बारे में बताया। उसने भी मेरे अंदाजे के मुताबिक ही तबसरा करते हुए कहा, अंकल लगता है कि वो दोनों किसी और तरफ निकल गए हैं। फिर इसने एक झुरझुरी ली और बोला, चलो अल्लाह का शुक्र है, एक मरतबा फिर जान बच गई। अंकल मेरी वजह से आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी, मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ और अब मैं चलूँगा। उठकर खड़ा हो गया। तुम ऐसे नहीं जा सकते शोएब। मैं भी खड़ा हो गया। उसने उलझन भरी निगाह से मुझे देखा और बोला, मैं समझा नहीं अंकल। उसने जुमला इस अंदाज में अधूरा छोड़ा था जैसे मेरा नाम जानने का मुश्ताक हो। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अंकल मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट। ओह तो आप वकील हैं अंकल, वो मुतासिफाना अंदाज में बोला। जाने से पहले तुम्हें अपनी कहानी सुनाना होगी, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। हो सकता है मैं तुम्हें कोई मुफीद मशवरा दे ही दूँ। ज़रूर ज़रूर, वो जल्दी से बोला और दोबारा सोफे पर बैठने के बाद कहने लगा, लेकिन मेरे पास आपकी फ़ीस अदा करने के लिए ये मशवरा बिल्कुल मुफ्त होगा, मैंने किते कलामी करते हुए कहा। शोएब के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। हमदर्दी के अलावा मुझे उसके हालात जानने में भी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, और अगर बैठे बिठाए इसके काम आ जाता तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। मेरे इस्तफसार पर शोएब ने मुझे अपने बारे में जो कुछ बताया, उसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके मैं इसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 1 साल पहले शोएब अपने वालिदैन और एक बहन के साथ गुलशन इकबाल के एक शानदार बंगले में रहता था। मज़कूरा बंगला 200 गज़ पर तामीर शुदा था। उसका बाप अब्दुल बासित ऑटो पार्ट्स का डीलर था और प्लाजा पर उसकी अपनी एक खूब चलती हुई दुकान थी। शोएब की बहन फौजिया इससे 4 साल छोटी थी। वो आजकल मैट्रिक में थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो हालात की एक नई करवट सामने आती है। लगभग 6 साल पहले शोएब की वालदा को डॉक्टरों ने बताया कि वो ब्लड कैंसर में मुब्तला है। ये एक दिल हिला देने वाला इंकिशाफ था। इस घर का वाहिद कमाने वाला अब्दुल बासित ही था, और सबसे ज़्यादा तशवीश भी इसी के लिए थी। बासित ने अपनी बीवी के इलाज के सिलसिले में कोई वकील का फरोगुज़ाश्त ना किया, और जैसा भी ट्रीटमेंट मुमकिन था वो इसने करवाया। सब जानते हैं कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज बहुत ही पेचीदा और महंगा है। यह हर हमाशुमा के बस की बात ही नहीं। मरीज़ के वुर्सा को इस हकीकत का इल्म होता है कि ये एक लाइलाज मर्ज है। इसके बावजूद भी वो अपना सब कुछ बेच बाच कर मरीज़ को बचाने की तगोदो में लगे रहते हैं। एक इंसान से ऐसे ही इंसानियत के अमल का तकाजा करती है। अब्दुल बासित अपनी बीवी के इलाज पर कमर बस्ता रहा। वक्ती फ़ायदा हो जाता, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात पर मामला आ ठहरता। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, लिहाजा पहले गाड़ी फरोख्त हुई। बासित परेशानी और मुंतशिरुल ख्याली के बाइस दुकान पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए कारोबार भी रफ्ता रफ्ता बैठने लगा। इस तरह आमदनी का दरवाज़ा भी बंद हो गया। चुनांचे शोएब की माँ शगुफ्ता के इलाज को जारी रखने के लिए दुकान का सामान बेचना पड़ा। जितनी रकम हासिल हुई उसी पर शुक्र किया, और कुछ अरसे बाद ये रकम भी उड़न-छू हो गई। इसके बाद कर्ज उधार का सिलसिला शुरू हुआ। दस्तूर ज़माना है, लोग सामने वाले की हैसियत और हालात को देखते हुए उधार देने पर तैयार होते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि रकम वापस कैसे मिलेगी। अब्दुल बासित के हालात सबको दिखाई दे रहे थे। इसकी तरफ गया हुआ 1 रुपया भी लौटने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये रकम एक ऐसे होलनाक केकड़े को पछाड़ने पर सर्फ की जा रही थी जिसकी कमर अभी तक अखाड़े की मट्टी से आशना नहीं हुई थी। इंसान के ज़ाती मरासिम और बर्ताव की बड़ी अहमियत होती है। अब्दुल बासित का हमेशा से इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक रहा था, लिहाजा वो अपने अजीज़ व अकारिब से लगभग 3 लाख रुपए कर्ज हासिल करने में कामयाब रहा। इस मौके पर उसके एक दोस्त
जाहिद फारूकी ने दोस्ती की अजीम मिसाल कायम करते हुए इसे 5 लाख तक मुहैया कर दी है। ये रकम मुख्तलिफ मौक़े पर ली जाने वाली छोटी बड़ी रकम का मजमुआ है, क्योंकि शगुफ्ता का इलाज कमोबेश 5 साल चला था। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि जाहिद फारूकी कितना बड़ा दांव खेल रहा है, ऐसा दांव जो हर सूरत में उसी के हक में खुलता है। जो भी फारूकी के इस इशार के बारे में सुनता उसकी तारीफ किए बिना ना रहता। साथ ही बासित की खुशकिस्मती का भी जिक्र होता, जिसे फारूक जैसा दोस्त हासिल था। कारोबार और आमदनी की एक पाई नहीं रही थी, इसलिए कर्ज का पैसा इलाज के अलावा घरेलू अखराजात पर भी खर्च हो रहा था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये सिलसिला रुक गया। शगुफ्ता को किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत ना रही। लाइलाज मर्ज ने उसे दुनिया और ज़िंदगी के दुखों से निजात दिला दी। 5 साल के इंतहाई महंगे इलाज ने अब्दुल बासित को कमोबेश 8 लाख का मकरूज कर दिया। इसके बाद हालात ने एक नई करवट ली। शगुफ्ता का कफन भी अभी मैला नहीं हुआ होगा कि फारूकी ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया। बासित को अपने इस दोस्त पर नाज था, लिहाजा इसके मुतालबे ने इसे हैरत में डाल दिया। उसने रंजीदा लहजे में कहा, यार फारूकी, तुम जानते हो इस घर पर कितनी बड़ी मुसीबत और क़यामत गुजरी है। इस वक्त तो मेरे हाथ में तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मुझे तुम्हारी हालत का अंदाज़ा है, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, लेकिन मैं मजबूर हूँ मेरे दोस्त। बासित ने तसल्ली भरे लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है, दुकान का सामान बिका है, दुकान अभी बाकी है। मैं कहीं से कर्ज उधार पकड़कर उसमें माल डालता हूँ। पूरी यकसोई से दुकान पर बैठूंगा तो माजी लौट आएगा। तुमसे मेरा वादा है, सबसे पहले तुम्हारा ही कर्ज उतारूंगा। ये तो जब की बात है ना, जब तुम्हारी दुकान पहले की तरह चलने लगेगी। फारूकी ने रूखे अंदाज में कहा, मुझे नहीं उम्मीद कि तुम्हें कोई 10 लाख रुपए भी कर्ज देने को तैयार होगा। तुम्हारी हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। बासित ने पुरवसूख लहजे में कहा, फारूकी, मैं इस कुदरत वाले से नाउम्मीद नहीं हूँ। अगर वो मेरा हाथ पकड़ने पे तैयार हो गया तो एक छोड़ 10 अफराद मुझे उधार दे देंगे, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो कुदरत वाला तुम्हारा हाथ थाम लेगा। मुझे इस बात का यकीन है फारूकी, मैं तुम्हारे यकीन पर तकिया करके अपना सत्यानाश नहीं कर सकता। फारूक की मुबहम और खिलाफ तवक्को बातों ने अब्दुल बासित को हैरान से ज़्यादा परेशान कर दिया। वो कदरे तल्ख लहजे में बोला, फारूकी, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे खासे बदले बदले नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ फारूकी। फारूकी ने गंभीर अंदाज में कहा, अगर मैं मजबूर ना होता तो बरसों तुमसे अपनी रकम का मुतालबा ना करता। फारूकी ने दूसरी मरतबा अपनी मजबूरी का तस्करा किया तो बासित को चौंकना पड़ा। फिर वो उससे पूछे बिना ना रह सका, फारूकी, सच सच बताओ, ये अचानक कौन सी मजबूरी तुम्हारे सामने आन खड़ी हुई है? छोड़ो, वो बेदिली से बोला, तुम पहले ही खासे परेशान हो, मेरी परेशानी सुनोगे तो तुम्हारी परेशानी में खामखा इजाफा हो जाएगा। बासित को भी जिद हो गई, अब तो तुम्हें बताना ही होगा। मैं फौरी तौर पर तुम्हारे 5 लाख रुपए की रकम तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मुमकिन है तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूं। दरअसल फारूकी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, वो तो ये ड्रामा सोची समझी चाल के तहत ले कर रहा था। फिर इसकी साजिश का आगाज़ तो इसी वक्त हो गया था जब इलाज की मद में उसने बासित को रकम उधार देना शुरू की थी। वो एक मंसूबे के तहत कदम कदम आगे बढ़ रहा था और बेचारा बासित उसके खुलूस और ईसार से मुतासिर होकर पता नहीं इसकी सलामती और तरक्की के लिए क्या क्या दुआएं करता रहा था। दुआ और अता एक दूसरे से मुंसलिक और मरबूत हैं। अता करने वाला दुआ करने वाले की नीयत देखता है और बेशक नीयतों का अहवाल उसके सिवा और कोई नहीं जानता। मक्कार फारूकी अपने ड्रामे को ड्रॉप सीन की तरफ ले आया था। पुरतशवीश अंदाज में बोला, बासित, मेरी परेशानी 5 लाख रुपए से बंधी हुई है। इस परेशानी को तुम रकम लौटा कर ही दूर कर सकते हो। ओह, बासित गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुम्हें अचानक 5 लाख की क्या जरूरत पड़ गई फारूकी? फारूकी चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद गंभीर आवाज में बोला, तुम भाभी की बीमारी की वजह से पहले ही परेशान थे,
اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ دراصل میں نے وہ رقم ایک پٹھان سے سود پر حاصل کر کے تمہیں دی تھی۔ میں ایک طویل عرصے سے اس رقم پر بھاری سود ادا کرتا آیا ہوں، لیکن اب ہمت نہیں رہی۔ آج کل میرا کاروبار بھی ڈاؤن جا رہا ہے، اور اگر میں مجبور نہ ہوتا تو تم سے کبھی اپنی رقم کا مطالبہ نہ کرنے آتا، خاموشی کے ساتھ سود ادا کرتا رہتا، جیسا کہ اب تک کرتا آیا ہوں۔ جب کبھی تمہارا ہاتھ آسان ہو جاتا تو میری رقم بھی مجھے مل ہی جاتی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات کہہ کر فاروقی خاموش ہو گیا۔ نہ صرف خاموش ہوا بلکہ اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن بھی جھکا لی۔ باسط کا سینہ ایک دوست کے ایثار پر فخر سے پھول گیا۔ یہ اس کی شرافت اور دوستی کی سچائی تھی، ورنہ فاروقی تو بڑے شاطرانہ انداز میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے کسی پٹھان سے قرض لیا تھا اور نہ ہی اس رقم پر بھاری سود ادا کر رہا تھا۔ یہ 5 لاکھ کی رقم تو اس کی محفوظ انویسٹمنٹ تھی، جسے وہ کئی گنا زیادہ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور عبدالباسط یہی سوچ سوچ کر اس کے احسان تلے دبا جا رہا تھا کہ اس کا دوست اتنے عرصے سے چپ چپاتے ایک بھاری رقم سود میں ادا کر رہا تھا۔ عبدالباسط ایک کاروباری آدمی تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ اس نوعیت کے سود پر لی گئی رقم بڑی مشکل ہی سے ادا ہو پاتی ہے۔ مقروض بیچارہ ہر ماہ مارک-اپ ادا کرتا رہتا ہے اور اصل زر ایک پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پر ایستادہ رہتا ہے۔ واقعی سود ایک بہت بڑی لعنت ہے جس سے نجات قسمت والوں ہی کو ملتی ہے۔ اللہ سب کو اس شکنجے سے بچائے، آمین۔ عبدالباسط نے اپنے دوست سے کہا، فاروقی، تم مجھے سوچنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دو، میں کوئی راہ نکالتا ہوں۔ لیکن یہ آخری مہلت ہوگی، فاروقی عیاری سے بولا۔ یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ 1 ہفتے بعد قسط کی تاریخ ہے، یعنی سود کی ادائیگی کی تاریخ۔ اس مرتبہ تو میں مارک اپ ادا کر دوں گا، لیکن اس کے بعد یہ رقم تم اپنی جیب سے دو گے۔ باسط لرز کر رہ گیا۔ 5 لاکھ پر 10% ماہانہ مارک اپ نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس قسم پرسی کی حالت میں وہ ہر ماہ 50,000 روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور رقم تھی اس کے لیے۔ وہ تو یہی سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کا ایک مخلص دوست ہر ماہ اس کی خاطر اتنی بڑی رقم ادا کر رہا تھا۔ فاروقی کے جانے کے بعد وہ تا دیر بلکہ رات بھر سوچتا رہا اور سوچ سوچ کر ہولتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ فاروقی کے اس سو کالڈ ایثار نے اس کے دل میں فاروقی کے لیے بے پناہ گنجائش پیدا کر دی، اور بالآخر وہ رات کے آخری پہر اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنی دانش میں فاروقی جیسے عظیم انسان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے بنگلہ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں اگر کسی کی گردن مارنا ہو تو ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا ہار لے کر آگے بڑھو۔ پہلے ہار والا ہاتھ بڑھاؤ اور جب وہ ہار پہننے کے لیے گردن جھکا دے تو تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو۔ فاروقی نے بھی کچھ اسی قسم کی چال چلی تھی۔ اس وقت باسط پوری طرح اس کے ٹرانس میں تھا۔ اگلے روز باسط نے اسے اپنے گھر بلایا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اب تم ہی اس بنگلے کا گاہک بھی تلاش کرو۔ فاروقی نے اس موقع پر بے انتہا شرمندگی کی ایکٹنگ کی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، حالات اور وقت بہت ستمگر ہیں، انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا باسط، تمہارے اس فیصلے سے مجھے کس قدر افسوس ہو رہا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک کہتے ہو دوست، فاروقی نے ایک فکر انگیز سانس خارج کی۔ قدرت نے ہم دونوں کو بیک وقت ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے انشاءاللہ، باسط نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ باسط کے جذبہ دوستی کی انتہا تھی۔ دوسری جانب فاروقی سے چونا لگانے کے فل مون میں تھا۔ بنگلے کی فروخت کا ذمہ چونکہ فاروقی نے اٹھا لیا تھا، لہٰذا سود کی ادائیگی سے 1 روز پہلے اس نے 20 لاکھ کا بنگلہ صرف 12 لاکھ میں بکوا دیا۔ یہ سب فاروقی کی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ بعد میں یہ بھی سننے میں آیا کہ فاروقی نے ایک فرضی پارٹی کو آگے بڑھا کر وہ بنگلہ خود ہی خرید لیا تھا۔ عبدالباسط کو بنگلے کی مارکیٹ ویلیو معلوم تھی۔ اس کے خیال میں وہ بنگلہ مرے سے مرا بھی 18 لاکھ میں نکلنا چاہیے تھا، مگر حالات کی جکڑ نے اسے اس بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ اسے کوئی اور راہ سجائی ہی نہ دی۔
اگر اس روز وہ بنگلہ فروخت نہ ہوتا تو اگلے دن اسے سود کے 50,000 روپے ادا کرنے تھے، جو ناممکنات میں سے تھا۔ الغرض فاروقی کی سازش کامیاب ہو گئی اور باسط اپنے دونوں بچوں کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں آ گیا۔ مذکورہ فلیٹ موتی محل کے نزدیک ایک رہائشی عمارت میں واقع تھا، جس کا کرایہ 3,000 روپے ماہانہ تھا۔ بنگلے کی فروخت سے حاصل ہونے والے 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ فاروقی کو لوٹا کے دے دیے گئے، 3 لاکھ دیگر عزیز رشتہ داروں کو لوٹائے گئے۔ جب رقم ہاتھ میں آ ہی گئی تو پھر قرض کی لعنت سے نجات کیوں نہ حاصل کی جاتی؟ اب باسط کے پاس صرف 4 لاکھ روپے بچے تھے۔ کچھ رقم اس نے فلیٹ کے ایڈوانس میں دے دی، باقی کا سامان خرید کر دکانداری دوبارہ سے شروع کر دی۔ اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ نقصان عبدالباسط نے اٹھایا۔ انتہائی اذیت سہنے کے بعد اس کی بیوی جان سے گئی، بچوں کی ماں چھن گئی اور وہ لوگ گھر سے بے گھر اور کار سے بیکار ہو کر رہ گئے۔ کبھی وہ ایک شاندار ذاتی بنگلے میں زندگی گزارتے تھے، اب کرائے کے تنگ سے فلیٹ میں روز و شب بیت رہے تھے، اور سب سے زیادہ فائدے میں فاروقی رہا۔ اسے اس کھیل میں 8 لاکھ کا پروفٹ ہوا۔ 20 لاکھ مالیت والا بنگلہ اس نے صرف 12 لاکھ میں ہتھیا لیا اور 5 لاکھ اس کے علاوہ وصول کر لیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باسط اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر اس پر اعتماد کرنے لگا۔ وہ فاروقی کے اس احسان کو کیسے فراموش کر دیتا کہ وہ ایک عرصے تک اس کی خاطر پٹھان کو بھاری مارک اپ ادا کرتا رہا تھا۔ فاروقی نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ باسط کے اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا اور چند ماہ پہلے شکیلہ نامی ایک عورت سے اپنے دوست کی شادی بھی کروا دی تھی۔ سوتیلی ماں گھر میں آئی تو شعیب اور فوزیہ کی زندگی اجیرن ہو گئی اور اب ان کے حالات انتہائی خوفناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ شعیب کا دعویٰ تھا وہ فاروقی کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے۔ اس چال باز اور کمینے شخص سے اسے شدید نفرت تھی، لیکن وہ اب بھی اس کے باپ کا بااعتماد دوست تھا۔ شعیب نے فاروقی کے بارے میں باسط کو بتانے کی کوشش کی تو وہ اپنے دوست کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ ہوا، بلکہ الٹا شعیب کو بری طرح ڈانٹ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دو دوستوں کے بیچ آنے کی کوشش نہ کرے۔ شعیب نے پچھلے دنوں باپ کا خیال کرتے ہوئے دکان پر بھی جانا شروع کر دیا تھا، لیکن باپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا اور زیادہ تر گھر پر رہتا یا پھر دوستوں سے ملنے نکل جاتا۔ ویسے بھی آج کل وہ فارغ ہی تھا۔ باپ کے رد عمل نے اس کو اور بھی برگشتہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے متنفر ہوتا رہا۔ باپ بیٹے میں اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں کرتے تھے۔ شعیب کے مطابق شکیلہ بھی کوئی خاندانی عورت نہیں تھی۔ فاروقی نے کسی خطرناک مقاصد کے تحت ہی اسے اس گھر میں پہنچایا تھا اور وہ خود بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ فاروقی کو باسط کا تعاون حاصل تھا، لہٰذا شعیب ان معاملات میں دخل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی چھوٹی بہن کی تھی۔ شعیب کو خدشہ تھا کہ شکیلہ ایک خراب عورت ہے، وہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ کر دے۔ اس نے 1-2 مرتبہ براہ راست بھی فاروقی سے الجھنے کی کوشش کی تو اس نے شعیب کے تمام تر موقف کو ایک سنگین غلط فہمی کا نام دے کر الٹا اسے ہی منافقانہ شفقت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شعیب ہتے سے اکھڑ گیا اور ان کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ شعیب سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا کرے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ایک روز ایک تیز رفتار کار نے شعیب کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس کی خوش قسمتی کہ بروقت ایک طرف چھلانگ لگا کر اس نے خود کو بچا لیا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جب اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس مرتبہ بھی اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور آج کا واقعہ تو تازہ بتازہ تھا۔ وکیل انکل اپنی داستان کے اختتام پر اس نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار قسمت میرا ساتھ ہی دے، کبھی فاروقی اپنے مشن میں کامیاب بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ فاروقی تمہارے جان کے در پہ کیوں ہے؟ تم اسے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ وہ سر کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ابو میری باتوں کا یقین نہ کر لیں اور اس کا منصوبہ خاک میں نہ مل جائے۔
میں اس کے راستے کا کانٹا ہوں، مجھے صاف کیے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد سے تمہاری مراد شکیلا تو نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل انکل، میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک شکیلا کے عزائم تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ ابو کوئی دولت مند شخص تو ہے نہیں جو اس انداز میں سوچا جائے۔ آج آ کر ایک فوزیہ ہی کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ شکیلا اپنے انداز و اطوار سے اس علاقے کی لگتی ہے اور فاروقی کا کردار بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ابو کی آنکھوں پر تو ایسی پٹی بندھی ہے کہ میں لاچار ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس نے متفکرانہ انداز میں توقف کیا اور پھر بولا، وکیل انکل، ان حالات میں آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟